नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं। इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन में उन्हें शिरकत करनी है। पीएम मोदी बाली में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है। 14 से 16 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में ही रहेंगे। 16 नवंबर तक 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 10 देशों के प्रमुखों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। इंडोनेशिया में अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में भाग लेंगे। वहीं G20 समिट में भाग लेने के अलावा पीएम मोदी 10 देशों के प्रमुखों से सीधी द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहने वाले हैं। बाली पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो अगले 2 दिनों तक अगर हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि 10 राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो यहां पर किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी जबरदस्त तरीके से वेलकम किया है बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 3 दिवसीय ये दौरा है। कल रवाना हुए थे और आज शिरकत करने वाले हैं। 2 दिन तक ये G20 शिखर सम्मेलन चलने वाला है। आने वाले वक्त में भारत इसका अध्यक्ष होगा। 2023 में नई दिल्ली में सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें भारत आने का न्योता भी दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, राष्ट्रपति बाइडेन और जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई है। G20 समिट में भाग लेने पहुंचे हैं बाली। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी यहां चर्चा हुई है। जिनपिंग ने कहा रेड लाइन पार न करे अमेरिका। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। समिट से पहले मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ये पहली व्यक्तिगत मुलाकात है। वहीं दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी चर्चा की है। दोनों ही नेताओं ने युद्ध को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। जहां एक तरफ जिनपिंग ने कहा है चीन हमेशा से शांति के पक्ष में रहा, तो वहीं बाइडेन ने कहा कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये बेहद अहम मुलाकात कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ताइवान को लेकर के और नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे को लेकर के दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ा था कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के लिए, और दोनों देशों के बीच बयानबाजी का दौर लगातार चलता रहा। लेकिन अब इस खटास में थोड़ी सी नरमी जरूर आई होगी इस तलखी में। हालांकि ये जरूर चीन की तरफ से कह दिया गया है कि रेड लाइन को क्रॉस न करे अमेरिका। तो रेड लाइन क्या है आप समझ सकते हैं। रेड लाइन है ताइवान में अगर आप कोई एंट्री करते हैं, ताइवान से सीधे आप संवाद करते हैं, तो चीन इससे भड़क जाएगा। एक तरीके से यह संदेश देने की कोशिश की गई है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर G20 समिट और ऐसे में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे हुए हैं। G20 समिट के पहले ये मुलाकात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में। कल ये मुलाकात हुई है समिट से ठीक पहले, और यहाँ चीन ने साफ तौर पर अमेरिका को कड़े शब्दों में कह दिया है कि रेड लाइन पार ना करे। ताइवान को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में जिस तरीके से दरार देखने को मिल रही थी, उसके बाद ये पहली मुलाकात है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की। और इस दौरान चीन ने भी कड़े तेवर अख्तियार किए, साफ तौर पर कड़ा संदेश दिया कि ताइवान में घुसने की कोशिश ना करें, यानी कि रेड लाइन को यहाँ पार ना करें। आपको बता दें कि ये सम्मेलन 2 दिन तक चलने वाला है, आज और कल। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड का 22वां स्थापना दिवस आज है। स्थापना दिवस पर सीएम सोरेन को तोहफा मिलने वाला है। सीएम सोरेन तोहफा देने वाले हैं। सीएम सोरेन करेंगे कई योजनाओं की शुरुआत। रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है।
झारखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। आपको बता दें, स्थापना दिवस के मौके पर आज राजधानी रांची में ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम सोरेन जनता को कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन 15 नवंबर को शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही किसानों के लिए ऐप और पोर्टल भी लॉन्च कर सकते हैं। झारखंड की स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में कई योजनाओं की सौगात आज झारखंड को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे सकते हैं। मोरहाबादी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी होगी और 22वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में 4 योजनाओं को लॉन्च किया जा सकता है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, स्थापना दिवस का कार्यक्रम। हेलो इंडिया में एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मोरवी ब्रिज हादसे में सुनवाई आज होनी है। गुजरात हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है। जनहित याचिका डाली गई थी, जिस पर फैसला आ सकता है। हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ की अनुपलब्धता के कारण सोमवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने इस त्रासदी पर 7 नवंबर को राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी कर सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने पुल हादसे में एक जनहित याचिका का संज्ञान लिया, जिस पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को पुल हादसा हुआ था और इसमें 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज इस पर जनहित याचिका पर सुनवाई होने वाली है। गुजरात हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। 30 अक्टूबर को ये बड़ा हादसा हुआ था। रविवार की वो शाम थी, लगभग 6:30 बजे का वक्त था, जब सस्पेंशन ब्रिज अचानक से टूट गया और इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई। होने वाली है और जनहित याचिका डाली गई थी, जिस पर यह सुनवाई होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। साफ तौर पर कड़े शब्दों में यह भी कहा गया था कि जो इसमें दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी और ऐसे में आज गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई होने वाली है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। लोग एकजुट हों तो दोबारा मिलेगा विशेष दर्जा। एक बार फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। कश्मीर मुद्दे के समाधान पर पीडीपी का ध्यान है, ये उन्होंने कहा है। हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व दांव पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग उसी तरह एकजुट हो जाएं जैसे भारत अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, तो इसका विशेष दर्जा वापस पाना कोई बड़ा काम नहीं होगा। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीडीपी का ध्यान कश्मीर मुद्दे के समाधान पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व दांव पर है। ये मामला महज अनुच्छेद 370 और 35A का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के भविष्य के बारे में है। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में और ऐसे में अब ये बड़ा बयान दिया गया है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जिन्होंने एक बार फिर से ये राग अलापा है कि विशेष दर्जा हम वापस ले सकते हैं अगर एकजुट हो जाए। जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ भारत एकजुट था, वैसे ही केंद्र सरकार के खिलाफ इस बार अगर कश्मीरी लोग एकजुट होते हैं तो विशेष दर्जा वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो एक तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश करें। राज्य की अस्तित्व का सवाल वो कह रही हैं, लेकिन राज्य के अस्तित्व का सवाल कहां से पैदा होता है? राज्य अस्तित्व में है और वहां पर लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, लोगों को जॉब दी जा रही है, लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव भी होंगे। ऐसे में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती। वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था और भारत स्वतंत्र हुआ था, उसी तरीके से आंदोलन चलाने की जरूरत है ताकि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जा सके। आखिर विशेष दर्जे की जरूरत क्यों है? अगर भारत के लोग वहां पर जाकर के बसते हैं, रहते हैं और वहां के विकास के लिए काम करते हैं तो इसमें महबूबा मुफ्ती को क्या दिक्कत है? दरअसल यहां पर सिर्फ एक धड़े की बात करने की कोशिश कर रही है वो महबूबा मुफ्ती, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है एक तरीके से, और चुनाव की सुगबुगाहट के बीच एक समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में लाने की ये सिर्फ कोशिश मात्र है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां चुनावों की तैयारी में टीआरएस जुट गई है। सीएम केसीआर ने अहम बैठक भी बुला ली है। राज्य कार्यकारिणी और विधायक दल की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। सीएम केसीआर यहां बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना भवन में अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 2 बजे राज्य कार्यकारिणी समिति और टीआरएस विधायक दल की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें केसीआर अपनी राष्ट्रीय पार्टी बीआरएस के एजेंडे को अंतिम रूप दे सकते हैं। वहीं खबर यह भी है कि टीआरएस प्रमुख पार्टी की राष्ट्रीय योजनाओं के संबंध में भी बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। आने वाले वक्त में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले आज तेलंगाना भवन में ये बैठक बुलाई गई है। 2 बजे के लगभग ये बैठक बुलाई गई है। सीएम केसीआर यहां बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। बैठक में चुनावों की तैयारी में अब पार्टी जुट गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी की ये बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की ये संयुक्त बैठक 2 बजे के लगभग बुलाई गई है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजधानी बिल्डर की बिल्डिंग ध्वस्त की गई है और इस मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई आज होने वाली है। सुनवाई तक ध्वस्तीकरण रोकने के आदेश दिए गए। फ्लैट खरीदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राजधानी बिल्डर की इमारत को गिराने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें, बिल्डिंग के फ्लैट खरीदारों ने हाईकोर्ट में कल याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला लिया है। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच के सामने मामला रखा जाएगा। सुनवाई होने तक LDA के काउंसिल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको हेलो इंडिया में बताते हैं, जहां ट्विटर मेटा के बाद अब अमेजॉन में छटनी होने वाली है। अमेजॉन में 10,000 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। डिवाइस संगठन, रिटेल डिवीजन, HR विभाग में छटनी होनी है। अमेजॉन के इतिहास में सबसे बड़ी छटनी इसे बताया जा रहा है। दरअसल ट्विटर और फेसबुक के बाद अब अमेजन में भी जल्दी कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अमेजन कंपनी में जल्द ही 10,000 कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट और औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 10,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिन विभागों में नौकरी में कटौती होगी उनमें कंपनी का डिवाइस संगठन, रिटेल डिवीजन और HR विभाग शामिल हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ट्विटर और फेसबुक ने भी अपने कर्मचारियों की छटनी की थी। जहां ट्विटर ने बड़े बड़े अधिकारियों को छटनी की थी, तो वहीं मेटा ने भी करीब 11,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। और अब ऐसे में अमेजॉन की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं ट्रंप। आज कर सकते हैं उम्मीदवारी का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका जुड़ी हुई फ्लोरिडा में कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान। ट्रंप के हजारों समर्थकों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के अपने आवास मार-ए-लागो से बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जहां वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इस दौरान ट्रंप के हजारों समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां खैरसॉन से पीछे हट गए हैं रूसी सेना। खैरसॉन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की प्रशासनिक भवन पर उन्होंने झंडा फहराया है। जेलेंस्की ने शहीद सैनिकों को भी याद किया है। रूसी सेना के खैरसॉन से भागने के बाद ये पहला दौरा है जेलेंस्की का, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खैरसॉन में पहुंचे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। सेना के अधिकारियों, जवानों के साथ सीधा संवाद किया है
और खेरसॉन में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन की सेना का कब्जा है। चूंकि रूसी सेना ने पीछे हटने का फैसला लिया, इसलिए ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं खेरसॉन में और यहां पर उन्होंने सेना के जवानों के साथ संवाद किया है, यूक्रेन का झंडा फहराया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। जब से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, पासवान जाति के लोगों में खासा आक्रोश है और पदाधिकारियों के साथ और पासवान समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ सवाल हम इनसे करेंगे कि जिस तरह से अभी आरक्षण की बात, मांझी जी ने आरक्षण की बात कही है, झारखंड में जिस तरह से 77% आरक्षण की बात हुई, मांझी का ही होना चाहिए, पशुपति जी क्या कहेंगे? हम निश्चित रूप से मांझी जी का मैं समर्थन करता हूं, उनके बयान का मैं समर्थन करता हूं। देखिए, देश में अधिकांश लोग गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित है, महादलित है, आदिवासी है। सब लोग सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे है। तो समाज में निश्चित रूप से बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, संविधान के तहत मिलना चाहिए और जो आरक्षण की सुविधा अभी है उसको निश्चित रूप से बढ़ा करके जो झारखंड सरकार ने किया है वो होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। तो पशुपति जी, अभी जो उपचुनाव हुआ, मोकामा में भी हुआ, तमाम जगहों पे चुनाव जिस तरह से अभी कोढ़ी में भी होना है, तो ऐसे मोकामा सीट को लेकर एक कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें आने लगी। तो मोकामा सीट को लेकर क्या? मोकामा सीट में आनंद सिंह की जीत हुई, न आरजेडी की जीत हुई, न जनता दल यू की जीत हुई और आपका जो इशारा है न उसकी जीत हुई। यानी कि चिराग को भी बाद में उतार दिया गया वहाँ पे। उतार दिया गया तो क्या बरसा जब कृषि सुखाने। कल चुनाव है, आज आप रोड शो कर रहे हो, तो क्या बरसा जब कृषि सुखाने। जब फसल सूख गया तो वर्षा होने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। कोढ़ी को लेकर क्या कहें? उससे कोई फायदा भाजपा को नहीं हुआ, उससे घाटा हुआ। कोढ़ी भी अब होना है उपचुनाव, कोढ़ी के लिए भी तैयारी। हम चुनाव जीतेंगे, एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा बहुत अधिक मत से हम चुनाव जीतेंगे। एक सवाल जरूर है, नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर लगातार नई कह सकते हैं प्रयोग कर रहे हैं, लगातार विरोध भी हो रहा है। गिरिराज सिंह ने भी कहा कि शराबबंदी फेल है, मांझी लगातार करते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो। अरे बाबा, उनके पार्टी का, उनका जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके लोगों से जाके पूछो, कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं, जीती होना चाहिए कि नहीं, मुकेश सहनी से पूछिए कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं। सब लोग एक स्वर से कहेगा कि बिहार सरकार की नीयत साफ नहीं है। एक तरफ बिहार सरकार चाहती है कि शराबबंदी भी हो और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन नंगा नाच कर रहा है। तो या तो शराबबंदी करना है तो 100% शराबबंदी करो और नहीं तो उसको फ्री छोड़ दो। एक अंतिम सवाल होगा, जिस तरह से आपने एक लंबे समय से स्वर्गीय रामविलास पासवान, पशुपति पारस जी, रामचंद्र जी लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन अब स्थितियां हैं कि पार्टी दो फाड़ हो गई है, दो पार्टी बन गई है। एनडीए में जिस तरह से चिराग की एंट्री हुई है, माना जाए कि आने वाले भविष्य में 24-25 में चाचा और भतीजा साथ हो सकते हैं? नो, नेवर नेवर नेवर। एनडीए के पार्ट चिराग पासवान जी रहेंगे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाचा भतीजा एक दल में हम लोग नहीं हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अमित शाह और मोदी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एक बेहतर सीट आए। आपकी बात हुई है अमित शाह जी से? कौन पार्टी के लीडर नहीं चाहेगा कि हमको अधिक से अधिक सीट आवे? कौन पार्टी के लीडर नहीं चाहेगा? देश की इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा, तो जैसे बिहार में 40 में 39 सीट हम लोगों को मिला था, फिर हम लोगों का प्रयास है कि 40 में 39 सीट मिले। इसमें कहाँ दो मत है? इतने साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस साफ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी एक नहीं हो सकती, लेकिन वो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। वहीं शराबबंदी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि या तो नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी करे या फिर ये शराबबंदी पूरी तरह फेल है। अब समय आने पे पता लगेगा कि बिहार की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है। सहयोग ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो बिहार में फिर से शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी के फैसले पर अडिग है।
उनके इस फैसले को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने समर्थन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लागू शराबबंदी की सफलता के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। समय समय पर सरकार संशोधन किया करती है। मदन मोहन झा ने आगे कहा कि नेता शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्हें सबसे पहले सरकार को सुझाव देना चाहिए कि इस कानून में और क्या किया जा सकता है जिससे बिहार में से लागू किया जा सके और धरातल पर उतारा जा सके। मदन मोहन झा ने कहा कि कानून पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बाद कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने भी शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए थे। चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो राजनीतिक प्राणी हो, सबों ने निर्णय लिया था कि शराबबंदी होनी चाहिए। हुआ भी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको निश्चित रूप से बहुत ही तत्परता से लागू करने का प्रयास भी किया। लेकिन कोई चीज़ निकलता है अगर, तो जो आपके माफिया तत्व हैं या जो उसको तोड़ने वाले हैं, कोई न कोई उसका रास्ता निकालते हैं वो काम करने का। वो चीज़ कहीं न कहीं होता है, पकड़ में भी आता है, तो उसको बार बार कहीं न कहीं संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो उनको सुझाव देना चाहिए, ये चीज़ करने से ये अच्छा होगा। बंद करना तो कोई माने उसको चालू कर दिए, ये कोई सोल्यूशन थोड़े हुआ, चाहे वो पदाधिकारी। तो शराबबंदी को लेकर के लगातार बिहार में नीतीश सरकार घेरे में है और ऐसे में अब फिर से उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।